नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार आदर्श कारागार अधिनियम लाएगी। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2021 में भारत में यातायात दुर्घटनाओं में 1.73 लाख लोग मारे गए। रचनात्मक अर्थव्यवस्था यानी क्रिएटिव इकोनॉमी ने वर्ष 2019 में $121 बिलियन का निर्यात दर्ज किया था। परीक्षण सकारात्मक रहने पर लघु क्षय रोग रोधी खुराक यानी BPAL को वैश्विक मंजूरी मिली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि केवल संसद को ही अनुसूचित जाति की सूची में किसी नई जाति को शामिल करने का अधिकार है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार आदर्श कारागार अधिनियम लाएगी। आदर्श कारागार अधिनियम कारागार अधिनियम 1894 में संशोधन करेगा। इसके माध्यम से सभी कारागारों यानी जेलों को प्रौद्योगिकी के मामले में अत्याधुनिक बनाया जाएगा। गृह मंत्री ने सभी राज्यों से आदर्श कारागार नियमावली 2016 को तुरंत अपनाने का भी आग्रह किया। अभी तक केवल 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस नियमावली को अपनाया है। भारत में कारागारों के लिए वर्तमान कानूनी संरचना की बात करें तो कारागार राज्य सूची का विषय है। जेलों का प्रबंधन और प्रशासन कारागार अधिनियम 1894 और संबंधित राज्य सरकारों की कारागार नियमावली के अनुरूप किया जाता है। कारागार अधिनियम 1894 काफी हद तक निवारक सिद्धांतों पर आधारित है। कारागार नियमों के मामले में ये मुख्यतः ब्रिटिश नीतियों को ही प्रदर्शित करता है। आपको बता दें कि आदर्श कारागार नियमावली का उद्देश्य पूरे देश में कारागारों के प्रशासन और कैदियों के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले कानूनों, नियमों और विनियमों में बुनियादी एकरूपता लाना है। गृह मंत्रालय कारागारों और कैदियों से संबंधित अलग अलग मुद्दों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित रूप से मार्गदर्शन और परामर्श देता रहता है। दरअसल कारागारों में सुधार की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कारागारों में भीड़भाड़ कम करने की जरूरत है, क्योंकि इनमें बंद औसतन 4 कैदियों में से 3 कैदी सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। अधिक भीड़भाड़ कैदियों की स्वास्थ्य देखभाल, भोजन और आवास जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की जेल की क्षमता को कमजोर करती हैं। इसके अलावा महिला कैदियों की चिंताएं भी हैं, क्योंकि महिला कर्मियों की भारी कमी है और शौचालयों की पर्याप्त संख्या नहीं होना चिंता का विषय है। और आइए अब आपको बताते हैं कारागारों में सुधार के लिए किए गए उपायों के बारे में। तो इसमें कारागारों के आधुनिकीकरण की योजना, कारागार सुधार और बंदी सुधार प्रशासन पर राष्ट्रीय नीति का प्रारूप 2007, आदर्श कारागार नियमावली 2016। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2018 में कारागारों में सुधार पर एक समिति का गठन किया था और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2018 में कारागार में महिलाएं नामक एक रिपोर्ट जारी की थी। अगली खबर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित है। ये पेपर 3 का टॉपिक है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लद्दाख के हनले में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। ये रिजर्व चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा होगा। ये ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे दूरबीनों की स्थापना के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक होगा। ये खगोलीय पर्यटन को प्रोत्साहित करेगा और इस तरह से ये विज्ञान के माध्यम से स्थानीय पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। डार्क स्काई रिजर्व एक ऐसा स्थान है जहां नीतियों के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि उस भूखंड या क्षेत्र में कृत्रिम प्रकाश कम से कम पहुंच सके। इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन अलग अलग मानदंडों के आधार पर स्थानों को अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई प्लेस, पार्क, सेंचुरी और रिजर्व के रूप में नामित करता है। IDA संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है। हनले लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ मानवीय गतिविधियां न के बराबर हैं। बादल रहित आकाश और निम्न वायुमंडलीय जलवाष्प इसे खगोलीय पर्यवेक्षणों के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थलों में से एक बनाते हैं। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी हनले घाटी में नीलम खुल मैदान में सरस्वती पर्वत के ऊपर स्थित है। ये ऑब्जर्वेटरी भारतीय तारा भौतिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का अधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेशन है। IAO में अन्य प्रमुख टेलीस्कोप हैं हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, हाई एनर्जी गामा रे टेलीस्कोप यानी हगर,
मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य लद्दाखी चांगथांग पठार पर स्थित है। यहाँ पृथ्वी पर सबसे ऊंची झील सो मोरोरी स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा गांव कोरजोक भी स्थित है। इस अभयारण्य में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं हिम तेंदुआ, तिब्बती भेड़िया, जंगली याक, भरल, भूरा भालू आदि। वर्ष 2021 में भारत में यातायात दुर्घटनाओं में 1.73 लाख लोग मारे गए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक यातायात दुर्घटनाओं की संख्या वर्ष 2020 की 3.68 लाख से बढ़कर वर्ष 2021 में 4.22 लाख हो गई थी। यातायात दुर्घटनाओं की वजह से दर्ज की गई मौतों की संख्या भी वर्ष 2021 में बढ़कर 1.73 लाख हो गई थी। वर्ष 2020 में ये संख्या 1.46 लाख थी। अकेले 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में कुल मौतों का 33.3% दर्ज किया गया है। इन सड़क हादसों में मृत्यु दर में वृद्धि के लिए कई कारण उत्तरदायी हैं, जैसे कि दोषपूर्ण सड़क डिजाइन और वाहनों की खराब स्थिति, अधिक तेज गति से वाहन चलाना तथा शराब एवं नशीली दवाओं के सेवन के बाद वाहन चलाना, परिवहन की लागत बचाने के लिए ओवरलोडिंग और सड़क सुरक्षा सुविधाओं आदि के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता की कमी, साथ ही यातायात प्रबंधन के लिए मानव संसाधन की कमी, गोल्डन आवर के भीतर मदद करने के लिए सीमित आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा मृत्यु दर को और बढ़ा देती है। मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक गोल्डन आवर एक दर्दनाक हादसे के बाद के 1 घंटे की अवधि है। इस अवधि के दौरान तत्काल चिकित्सा देखभाल के माध्यम से मृत्यु को रोकने की सबसे अधिक संभावना होती है और इसीलिए सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे सड़क दुर्घटनाओं की समस्या से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान योजना लागू की गई है। इसके अलावा लेन रोड नेट ये भारतीय सड़कों से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए एक नया फ्रेमवर्क है। इसमें डीप लर्निंग का उपयोग किया जाता है। इसे लेन और सड़क मानकों पर विचार करते हुए एक एकीकृत तंत्र के साथ डिजाइन किया गया है। इसके अलावा भारत ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की ब्रासीलिया घोषणा पर हस्ताक्षर भी किए हैं। सड़क सुरक्षा परिदृश्य में सुधार और जान माल के नुकसान को कम करने के लिए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया है। और अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है। रचनात्मक अर्थव्यवस्था यानी क्रिएटिव इकोनॉमी ने वर्ष 2019 में $121 बिलियन का निर्यात दर्ज किया था। अंकटाड यानी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के अनुसार रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक उभरती हुई अवधारणा है। ये इमेज, ध्वनियों, पाठों और प्रतीकों के प्रभुत्व वाले समकालीन विश्व में रचनात्मकता, संस्कृति, अर्थशास्त्र और प्रौद्योगिकी के बीच समन्वय से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया था। एक्सिम बैंक ने रिफ्लेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी नाम से एक रिपोर्ट जारी की थी, जो अपनी तरह का पहला अध्ययन है। ये अध्ययन भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था की अब तक इस्तेमाल नहीं की गई निर्यात क्षमता को रेखांकित करता है। इस अध्ययन के मुताबिक भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था में कला और शिल्प, ऑडियो और वीडियो कला, डिजाइन आदि शामिल हैं। वर्ष 2019 में इसने भारत के निर्यात में $121 बिलियन मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के रूप में योगदान दिया था। वर्ष 2019 में भारत से कुल रचनात्मक वस्तुओं के निर्यात में डिजाइन उपखंड का योगदान 87.5% था। इसके विपरीत कला और शिल्प उपखंड का केवल 9% ही योगदान था। रचनात्मक अर्थव्यवस्था का महत्व सतत विकास एजेंडा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नवाचार और विविधीकरण को प्रोत्साहित करती है। ये बढ़ते सेवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कारक है। ये उद्यमिता को बढ़ावा देती है और सांस्कृतिक विविधता में योगदान देती है। ये विश्व स्तर पर हो रहे डिजिटल परिवर्तन में एक माध्यम के रूप में प्रमुख भूमिका निभाती है। इस क्षेत्र में भारत व्यापार अधिशेष की स्थिति में है। वर्ष 2019 में वस्तु में $16 बिलियन और सेवा में $74.8 बिलियन का व्यापार अधिशेष था। इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने की भी अधिक क्षमता है। भारत के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था के समक्ष कई चुनौतियां हैं, जैसे कि रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए एक समर्पित नीति का अभाव है। बौद्धिक संपदा अधिकारों का बार बार उल्लंघन होता है, जैसे कि पायरेसी हो जाती है। इसके अलावा अन्य प्रमुख चिंताएं हैं प्रौद्योगिकी से बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अत्यधिक सीमित अधिदेश, वित्त पोषण तथा अवसंरचना संबंधी चिंताएं।
अगली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। परीक्षण सकारात्मक रहने पर लघु क्षय रोग रोधी खुराक BPAL को वैश्विक मंजूरी मिली। BPAL नामक 6 महीने के एक लघु अवधि के उपचार ने क्षय रोग के रोगियों में अनुकूल परिणाम दिखाए हैं। BPAL 6 महीने की खुराक वाला उपचार है। ये पूर्ण रूप से मुख द्वारा ली जाने वाली दवा है और 3 दवाओं की खुराक है। इसका उपयोग क्षय रोग के अत्यधिक दवा प्रतिरोधी रूपों से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए किया जाता है। BPAL 3 नई एंटीबायोटिक दवाओं का एक संयोजन है। ये 3 दवाइयां हैं बेटाक्विलाइन, प्रीटोमेनिड और लाइनजोलिड। टीबी अलायंस की BPAL दवा ने क्षय रोग के उपचार के समय को 18 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया है। साथ ही रिपोर्ट की गई सफलता दर 90% है। ये दर क्षय रोग के उन्मूलन में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। आपको बता दें कि टीबी अलायंस एक गैर लाभकारी संगठन है। दवा प्रतिरोधी क्षय रोग तब होता है जब बैक्टीरिया क्षय रोग के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेता है। दवा प्रतिरोध क्षय रोग के प्रकार हैं। एकल प्रतिरोध यानी मोनो रेजिस्टेंस, ये केवल प्रथम पंक्ति की क्षय रोग रोधी दवा के प्रति प्रतिरोध पैदा करता है। दूसरी है पॉली रेजिस्टेंस यानी बहु प्रतिरोध। आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन दवाओं को छोड़कर एक से अधिक प्रथम पंक्ति की क्षय रोग रोधी दवाओं का प्रतिरोध करता है। वहीं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कम से कम आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन दोनों दवाओं के प्रति प्रतिरोध विकसित करता है। इसके अलावा विस्तारित दवा प्रतिरोध यानी XDR, ये MDR के अलावा किसी भी फ्लोरोक्विनोलोन के खिलाफ प्रतिरोध पैदा करता है। साथ ही दूसरी पंक्ति की 3 इंजेक्शन योग्य दवाओं जिसमें कैप्रोमाइसिन, कैनामाइसिन और एमिकासिन शामिल हैं, इनमें से कम एक के खिलाफ प्रतिरोध पैदा करता है। और अन्य प्रकार है रिफैम्पिसिन प्रतिरोध। ये एकल प्रतिरोध, बहु प्रतिरोध, MDR या XDR के रूप में रिफैम्पिसिन दवा के प्रति प्रतिरोध पैदा करता है। क्षय रोग या टीबी बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जो अक्सर फेफड़ों को सर्वाधिक प्रभावित करता है। ये अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। क्षय रोग के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकांश आम दवाओं में आइसोनियाजिड, रिफैम्पिन, एथेम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड आदि शामिल हैं। वर्तमान में BCG क्षय रोग की रोकथाम के लिए उपलब्ध एकमात्र लाइसेंस प्राप्त टीका है। वर्तमान में टीबी के एक्टिव मरीजों के सभी 4 मामलों में से 1 से ज्यादा भारत में हैं। इनमें टीबी के दवा प्रतिरोधी रूपों के लगभग 1,20,000 मामले शामिल हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि केवल संसद को ही अनुसूचित जाति की सूची में किसी नई जाति को शामिल करने का अधिकार है। इस निर्णय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित करने के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने इस बात पर बल दिया है कि राज्य का ऐसा आदेश उचित नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राज्य सरकार को इस तरह का कदम उठाने की अनुमति नहीं है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अलग अलग आदेशों के माध्यम से स्पष्टीकरण के नाम पर अन्य पिछड़ा वर्ग की कई उपजातियों को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया था। अनुसूचित जाति की पहचान पर संवैधानिक प्रावधान ये कहते हैं कि एकमात्र संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 ही ये निर्धारित कर सकता है कि किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में कौन सी जाति, नस्ल या जनजाति अथवा जातियों, नस्लों या जनजातियों के भीतर के समूहों को संविधान के तहत अनुसूचित जाति माना जाएगा। संविधान अनुसूचित जाति आदेश भारत का राष्ट्रपति जारी करता है। अनुच्छेद 341(1) के तहत इन उप समुदायों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिसूचित किया जाता है। राज्य के मामले में राज्यपाल से सलाह ली जाती है। अनुच्छेद 341(2) के तहत राष्ट्रपति के आदेशों में उल्लेखित अनुसूचित जातियों की सूची में कोई भी परिवर्तन केवल संसद द्वारा कानून बनाकर ही किया जा सकता है। इन अधिसूचनाओं को बाद में किसी भी प्रकार की अधिसूचना जारी करके किसी भी तरह से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। नैनो यूरिया। नैनो यूरिया एक अभिनव नैनो उर्वरक है। इसे कलोल में इफ्को के नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र ने विकसित किया है। इसमें नैनो नाइट्रोजन कणों का आकार 20 से 50 नैनोमीटर तक होता है। ये कम कार्बन फुटप्रिंट के साथ उत्पादित होता है। ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाता है। ये बेहतर मृदा और जल तथा किसानों की लाभप्रदता के संदर्भ में फसल उत्पादकता को बढ़ाता है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में गुजरात के कलोल में देश के पहले तरल नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है।
कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। नॉर्वे अपने उत्तरी सागर तट पर विश्व की पहली ओपन एक्सेस कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज अवसंरचना का निर्माण कर रहा है। यह अवसंरचना CO2 कैप्चर करने वाले प्रत्येक उत्सर्जक को ये सुविधा देगी कि वो सुरक्षित प्रबंधन, परिवहन और भंडारण के लिए उस कैप्चर की गई CO2 को इस अवसंरचना को आपूर्ति कर सकता है। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज कार्बन उत्सर्जन को कम करने का तरीका है। ये ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। ये एक 3 चरणीय प्रक्रिया है। इसमें शामिल है विद्युत उत्पादन या औद्योगिक गतिविधियों द्वारा उत्पादित CO2 को कैप्चर करना, इसका परिवहन करना और बाद में इसे भूमि के अंदर गहराई में भंडारित करना। इसके अलावा कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज नामक एक अन्य संबंधित अवधारणा भी है। इस विधि में कार्बन को संग्रहित करने की बजाय औद्योगिक प्रक्रियाओं में उसका फिर से उपयोग किया जा सकता है। लंपी प्रोवैकेंट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने लंपी प्रोवैकेंट वैक्सीन को व्यावसायिक रूप से लॉन्च करने की योजना बनाई है। इस वैक्सीन को गांठदार त्वचा रोग वायरस के खिलाफ स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इस वैक्सीन को ICAR के 2 संस्थानों ने मिलकर के विकसित किया है और ये संस्थान है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा और दूसरा संस्थान है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश। ये विशेष रूप से लंपी स्किन डिजीज वायरस के खिलाफ मवेशियों की रक्षा पर लक्षित एक सजातीय जीवित श्रेणीकृत यानी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। गांठदार त्वचा रोग LSDV के कारण होता है। LSDV पॉक्स विरिडे कुल में कैप्रीपोक्स वायरस जीनस का एक वायरस है। यह मुख्य तौर पर रक्त पर आश्रित कीटों जैसे वाहकों के माध्यम से मवेशियों, गायों और भैंसों को संक्रमित कर सकता है। ऑनकोलिटिक वायरस। एक नए अध्ययन के अनुसार ऑनकोलिटिक वायरस का उपयोग करके कैंसर के खिलाफ शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ये कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और नष्ट करने के रूप में भी उपयोगी है। ऑनकोलिटिक वायरस एक प्रकार के वायरस होते हैं। ये सामान्य कोशिकाओं को छोड़कर चयनित रूप से कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करते हैं और उन्हें समाप्त करते हैं। इस अध्ययन में बताया गया है कि कैसे इम्यूनोथेरेपी और वायरोथेरेपी, जिसमें कि मिक्सोमा वायरस का उपयोग होता है, इनका संयोजन उपचार प्रतिरोधी कैंसर रोगियों को एक नई आशा प्रदान करता है। इम्यूनोथेरेपी बीमारियों से लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली के कुछ हिस्सों का उपयोग करती है। इसके विपरीत वायरोथेरेपी कैंसर को खत्म करने के लिए वायरस का उपयोग करती है। स्टैंड अलोन 5G। हाल ही में रिलायंस ने घोषणा की है कि वो देश में स्टैंड अलोन 5G सेवाएं प्रदान करेगा। स्टैंड अलोन 5G एक एंड टू एंड 5G नेटवर्क है और इसका मतलब है कि बेस स्टेशन और रेडियो एंटीना को 5G स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत डेटा और आवाज दोनों को 5G रेडियो पर ले जाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ गैर स्टैंड अलोन में 5G सेवा प्रदान करने के लिए 5G रेडियो एंटीना के शीर्ष पर मौजूदा 4G आधारित रेडियो स्टेशन का उपयोग किया जाता है। गैर स्टैंड अलोन 5G की तुलना में स्टैंड अलोन 5G के कई लाभ हैं, जैसे कि बेहतर आवाज की गुणवत्ता, तीव्र गति और बहुत कम लेटेंसी आदि। इनफ्लैटेबल एयरोडायनेमिक डिसलरेटर। इसरो ने शुक्र और मंगल ग्रह पर लैंडिंग के लिए IAD तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। IAD तकनीक वायु गतिकीय रूप से यान की गति को कम करने पर आधारित है। इसका उपयोग वायुमंडल में यान के दोबारा प्रवेश के दौरान यान की गति को कम करने के लिए किया जाता है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में IAD के कई उपयोग हैं, जैसे कि रॉकेट के उपयोग किए गए चरणों को दोबारा प्राप्त करने में, मंगल या शुक्र पर अंतरिक्ष संबंधी उपकरणों को लैंड करवाने में और मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशनों के लिए अंतरिक्ष में आवास बनाने में। IAD केवलर फैब्रिक से बना हुआ है, जिस पर पॉलीक्लोरोप्रीन का आवरण होता है। केवलर में इलास्टिसिटी की क्षमता, कठोरता, तापीय स्थिरता जैसे गुण होते हैं। अगला है शुमंग लीला। हाल ही में इम्फाल में अखिल मणिपुर शुमंग लीला महोत्सव के 50वें संस्करण का आयोजन आरंभ हुआ है। शुमंग लीला 19वीं-20वीं सदी में विकसित एक प्रांगण नाटक या मणिपुरी नाट्य कला है। ऐसा माना जाता है कि ये मेतेई समुदाय के एक अनुष्ठान लाई हरोबा से प्रेरित है। वर्तमान में ये नैतिक मूल्यों, एकता और अखंडता जैसे मुद्दों को संबोधित करता है और इस तरह से लोगों को शिक्षित करने और समाज में सुधार लाने पर केंद्रित है। इसमें महिला कलाकारों की सभी भूमिकाएं पुरुष कलाकारों द्वारा निभाई जाती हैं।
महिला थिएटर समूहों के मामले में पुरुष पात्रों की भूमिकाओं को महिला कलाकार निभाती हैं। रेमन मैगसेसे पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1957 में हुई थी। इसे व्यापक रूप से एशिया के नोबेल पुरस्कार की संज्ञा प्रदान की गई है। ये एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इसका नाम फिलीपींस के दिवंगत राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। रेमन मैगसेसे अवार्ड फाउंडेशन एशिया में उन व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित करता है जो प्रतिवर्ष सामाजिक योगदान गतिविधियों में भाग लेते हैं। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। लाल सागर। हाल ही में ईरान की नौसेना ने लाल सागर में अमेरिकी नौसेना के 2 समुद्री ड्रोन्स को जब्त कर लिया है। लाल सागर एशिया और अफ्रीका के महाद्वीपों के बीच जल की एक संकरी पट्टी है। ये स्वेज की खाड़ी और अकाबा की खाड़ी से बाबल मंडेब जलडमरू मध्य तक विस्तारित है। बाबल मंडेब जलडमरू मध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी से और फिर अरब सागर से जोड़ता है। लाल सागर दुनिया का सबसे उत्तरी उष्णकटिबंधीय सागर भी है। ये ग्लोबल 200 इको रीजन का भाग है। इसके नीचे लाल सागर रिफ्ट है। ये ग्रेट रिफ्ट वैली का एक हिस्सा है। मंचर झील। मॉनसून की अभूतपूर्व वर्षा के कारण पाकिस्तान में मंचर झील खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मंचर झील पाकिस्तान की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये सिंध प्रांत में सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित है। मंचर एक उथली झील है। इसे वर्ष 1930 में सिंधु नदी पर सुक्कुर बैराज के माध्यम से कृत्रिम रूप से बनाया गया था। मोहना जनजाति, जिन्हें बोट पीपल के रूप में जाना जाता है, आजीविका के लिए मुख्य रूप से इसी झील पर निर्भर है। अगला है खिमलोगा दर्रा। ये दर्रा धौलाधार पर्वत श्रृंखला में 5712 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे भारत में सबसे कठिन अत्यधिक ऊंचाई वाले मार्गों में से एक माना जाता है। ये उत्तराखंड के लिवाड़ी गांव से शुरू होकर घने जंगलों और हिमनद क्षेत्रों से गुजरते हुए हिमाचल के चितकुल तक जाता है। और अगला टॉपिक है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस गोवा के चर्च और कॉन्वेंट का हिस्सा है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के तहत सूचीबद्ध है। इसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर का मकबरा भी शामिल है। ये मकबरा एशिया में मैनुएलिन, मैननेरिस्ट और बारोक कला शैलियों के प्रचार और ईसाई धर्म के प्रसार को दर्शाता है, जहां ईसाई धर्म प्रचार मिशन स्थापित किए गए थे। इसे स्थानीय सामग्री और कलाकृतियों के उपयोग के माध्यम से देशी परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूलित किया गया था। इसे इंडो पुर्तगाली शैलियों के रूप में भी जाना जाता है। सेंट फ्रांसिस जेवियर सोसाइटी ऑफ जीसस के पहले 7 सदस्यों में से एक थे। सोसाइटी ऑफ जीसस लोयोला के सेंट इग्नाइटियस के नेतृत्व में थी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।